Good morning, students. So after the complete discussion about hydrides, now today we are going to start next compound of hydrogen, that is water. Water is essential to all form of lives. Water is found in all phases, all three phases: solid, liquid and gas. Now first, when we discuss about structure of water, then in water, central oxygen is sp3 hybridized. ठीक है, आपने फोर्थ यूनिट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां पर आपने पढ़ा है शेप ऑफ वाटर. सेंट्रल ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल. बट सेंट्रल ऑक्सीजन कंटेन 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन विच इज स्ट्रोंगर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंगल जो होगा वाटर में वो क्या होगा? लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल 104.5. शेप क्या हो जाएगी इसकी? बेंट शेप. वाटर, अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, ये टॉपिक भी आपने फोर्थ यूनिट में पढ़ा है. डाइपोल मोमेंट, तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल मोमेंट 1.84 dB. Oxygen is more electronegative than hydrogen, so bonded electrons, shared electrons is more attracted towards oxygen. So direction of dipole moment is oriented towards oxygen. So net resultant is in upward direction. So water is a polar molecule, have dipole moment 1.84 dB. Now in liquid state, water molecules are associated with strong intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 16 में. तो ग्रुप 16 के अगर हम ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स बनाएं, H2O, H2S, H2 सिलेनियम, H2 टिरेनियम, तो इन सभी हाइड्राइड्स में सिर्फ वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. वाटर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स. रेस्ट ऑफ द मेंबर्स नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. ग्रुप 16 एलिमेंट्स में फर्स्ट मेंबर जो है H2O, दैट फर्स्ट मेंबर ओनली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये यूनिक प्रॉपर्टी है जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स की नहीं होती इस ग्रुप में जो प्लेस्ड है. ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस देखिए बेटा. ये क्वेश्चन भी आपने केमिकल बॉन्डिंग में, जहां पर आपने टॉपिक पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पे हमने ये डिस्कस किए हैं. तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं. वहां पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो अब ये आपके लिए होमवर्क है, नोट कर लीजिए. ये आपको खुद से करने हैं. वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो इसका आपको पता है, ड्यू टू लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर, ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस. तो ये वहां पर आपने अच्छे से पढ़ा है, इसलिए आप इसे खुद से लिखेंगे. वाई वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. ये भी क्वेश्चन आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ा है, तो ये भी आप खुद से करेंगे. नाउ नेक्स्ट, वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सोलवेंट. क्या वाटर को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सोलवेंट, because it has the ability to dissolve large number of ionic compounds because of polar nature, like dissolve like सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसी अपने ही जैसे नेचर के सोलवेंट में डिसोल्व होना पसंद करते हैं. तो लाइक डिसोल्व लाइक, वाटर कैसा है? पोलर सोलवेंट. और आयनिक कंपाउंड्स भी क्या होते हैं? पोलर. So they easily dissolve into the polar solvent water. But water also has the ability to dissolve covalent compounds such as sugar, urea, glucose, alcohols. They are also dissolved into the water because they contains OH bonds and they easily form hydrogen bond with water. These molecules form hydrogen bond with water. That's why, being a covalent, they easily dissolve into a water because they form hydrogen bond with water.
तो दैट्स व्हाई वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सोलवेंट बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व लार्ज नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो हम नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करते हैं विद स्टेबिलिटी। वाटर इज हाईली स्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, but at high temperature it decomposes into its elements H2 and O2. At 1500 Kelvin temperature it decomposes into H2 and O2. When electricity is passed through water, then also water decomposed into H2 and O2. On passing electricity, H2 gas liberated at cathode, O2 gas liberated at anode. Now next property is amphoteric nature. देखो, those molecules which show both nature, acidic as well as basic, those substance known as amphoteric substances. Similarly, as other substance, water can also show amphoteric nature because it acts as both acid as well as base. Say for example, when water react with ammonia, water donate H plus ion and form ammonium ion plus OH negative ion. तो आप इस रिएक्शन में देखिए, वाटर ने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो वाटर ने क्या किया, डोनेट करा H प्लस आयन और क्या बनाया, OH नेगेटिव, और अमोनिया ने H प्लस आयन एक्सेप्ट करके क्या बनाया, NH4 पॉजिटिव। तो आपका ये कॉन्सेप्ट होता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टीड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस डोनेट करते हैं H प्लस आयन उन्हें कहते हैं ब्रोंस्टीड एसिड, और दोज विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन उन्हें कहते हैं ब्रोंस्टीड बेस। देखो, एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि दोज विच गिव H प्लस आयन दीज आर एसिड, और दोज विच गिव OH नेगेटिव आयन दीज आर बेस। ये आपका कॉन्सेप्ट है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये आप इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो आप ये पढ़ते हो, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है ये। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस आयन डोनेट करें, डोनेट H प्लस आयन, और बेस अर्हेनियस बेस होते हैं डोनेट जो करें OH नेगेटिव आयन। तो ये सब आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं वो एसिड, जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं वो बेस। ये कॉन्सेप्ट है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यहां पर हम डिफाइन करें ब्रोंस्टीड, जो हम कह रहे हैं कि वाटर एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, तो ब्रोंस्टीड एसिड और बेस, ब्रोंस्टीड एसिड जो H प्लस आयन डोनेट करे और ब्रोंस्टीड बेस जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करे। तो अब आप फर्स्ट रिएक्शन में देखिए, फर्स्ट रिएक्शन में वाटर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है H प्लस आयन और क्या बना रहा है, OH नेगेटिव आयन। तो फर्स्ट रिएक्शन में वाटर बिहेव कर रहा है एज एन एसिड, और सेकंड रिएक्शन में देखिए, व्हेन वाटर रिएक्ट विद H2S इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। वाटर ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन और क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन। ये वाला आयन कौन सा है, इस आयन का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। अब in this reaction with H2S, hydrogen sulfide, H2S gain electron, don't gain H plus ion. That's why it act as a Bronsted base. ठीक है बेटा। सेकेंड रिएक्शन में वाटर एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आयन, तो ये बेस है, और इसमें डोनेट कर रहा है तो ये एसिड है। तो इट शो बोथ प्रॉपर्टी, एसिड एज वेल एज बेसिक। ठीक है, तो वाटर इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर आपको क्वेश्चन आता है, गिव अ रिएक्शन टू प्रूव दैट वाटर एक्ट एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो आपको एक बार वाटर की रिएक्शन एसिड के साथ करनी है, एक बार बेस के साथ करनी है। तो इस तरह से आपको रिएक्शंस के साथ दिखाना है कि कैसे वाटर एम्फोटेरिक नेचर बिहेव करता है। नेक्स्ट है ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो नेक्स्ट रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑटो प्रोटोलिसिस। ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट आयनाइज्ड ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। आयंस में बहुत ही कम एक्सटेंट से डिसोशिएट होता है।
इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम है। आप इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम वाटर के साथ ही हम उसकी आयनाइजेशन पढ़े, उसको हम कहेंगे सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। देखो वाटर की अगर हम वाटर के आयन के साथ ही रिएक्शन पढ़े तो यहाँ पर हम एक को मान रहे हैं एसिडिक बेस नेचर का, एक को बेसिक, उसमें मान के चले 1 वाटर मोलिक्यूल डोनेट H+ आयन टू फॉर्म OH नेगेटिव आयन और अनदर वाटर मोलिक्यूल एक्सेप्ट दिस H+ आयन। तो इन दिस water act as both acid as well as base. This is known as self ionization of water. खुद की आयनाइजेशन दूसरे मोलिक्यूल के साथ, अपने ही मोलिक्यूल के साथ इसकी आयनाइजेशन। तो इसमें 1 वाटर मोलिक्यूल वाटर बना रहे, एक्सेप्ट कर रहे H+ आयन, तो 1 वाटर मोलिक्यूल एक्ट एज अ बेस, अनदर वाटर मोलिक्यूल एक्ट एज एन एसिड। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर और ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो अगर आपको इस पे नोट आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर की अपने ही मोलिक्यूल के साथ अगर रिएक्शन हो और ये आयनाइज हो जाए इनटू आयंस, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस, तो दैट रिएक्शन इज सेल्फ आयनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन। Redox word is made up of 2 terms, oxidation and reduction. Water has a special property that it undergo both oxidation as well as reduction. So it acts as both oxidizing agent as well as reducing agent. Very very important. ये आप सबको ध्यान रखनी है reactions. Water acts as both oxidizing agent as well as reducing agent. When water react with metal, तो it act as oxidizing agent. देखिए आप इसमें when sodium metal react with water form sodium hydroxide and evolve H2 gas. तो आप इसमें क्लियर देखिए, वाटर क्या कर रहा है, वाटर से क्या बन रहा है H2, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन। तो वाटर अपना क्या करा रहा है, रिडक्शन। तो कैसे एक्ट करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ अगर वाटर रिएक्ट करता है तो कैसे एक्ट करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको सबको पता है मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव हाई टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, दे अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली, सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स। तो इनके साथ वाटर कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Similarly, water also act as a reducing agent when they react with non-metals. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया फ्लोरीन का। फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द टेबल, हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, so the act as a good oxidizing agent. Fluorine is a good oxidizing agent. When they react with water, then they form HF and release O2. When this water change into O2 by removal of hydrogen. Removal of hydrogen is a reduction. So in this reaction, water act as a reducing agent. Very very important. तो इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे आता है कि show one reaction, write one reaction to show that water act as oxidizing agent. Write one reaction to show that water act as a reducing agent. तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल के साथ अगर हम वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो वाटर एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नॉन मेटल के साथ हम वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो वाटर एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो दोनों रिएक्शंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस, वाटर हाइड्रोलाइज्ड लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स एज वेल एज नॉन मेटल ऑक्साइड्स। आप सबको पता है ये रिएक्शंस आपने पहले की भी हुई है। मेटल का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर एंड चेंज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, चेंज इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड्स SO2 इजिली हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर फॉर्म एसिड। तो हम पढ़ते भी हैं कि मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, दैट्स व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके
एसिड बनाते हैं, दैट्स वाई नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। और वाटर, देखो हाइड्रोलिसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, H+ आयन और OH नेगेटिव आयंस ऑफ वाटर इंटरेक्ट करें अगर एनायन और कैटायंस ऑफ द सोल्ट टू फॉर्म एसिड एंड बेस, तो दिस रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, देखिए आपने पढ़ा हुआ है, देखो आप सब बच्चों ने पढ़ा है, एसिड प्लस बेस क्या बनता है, एसिड प्लस बेस, सोल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, आप सबको पता है। अगर हमें इस रिएक्शन का रिवर्स पढ़े, सोल्ट प्लस वाटर क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस, तो ये रिएक्शन होगी सोल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पे रिवर्स कर दिया, तो सोल्ट में वाटर ऐड करके हमें दोबारा से एसिड और बेस मिल जाएगा, तो ये रिएक्शन है सोल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सिंपल हाइड्रोलिसिस कि वाटर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं मेटल के ऑक्साइड्स को भी, बेस के ऑक्साइड्स को भी और सोल्ट को भी। और जब भी हम किसी सोल्ट को हाइड्रोलाइज कराएंगे बाय यूजिंग वाटर, तो वाटर के जो आयंस है H+ आयन और OH नेगेटिव आयन इंटरेक्ट करेंगे आयंस ऑफ द सोल्ट and form us some two new compounds, one act as acid, another act as a base। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोलाइज कराएं वाटर के साथ, तो क्या बनता है, देखो NaOH और H2CO3। अब यहाँ पर NaOH जो है वो है स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो हाइड्रोलाइज कराने के बाद जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक, उसमें OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू H+ आयन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोशिएट होता है आयंस में और वीक जो होगा वो इनकम्प्लीट डिसोशिएट होता है। तो सॉल्यूशन में अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनेगा तो OH नेगेटिव आयंस जो होंगे वो ज्यादा होंगे H+ आयन से, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक। तो इसी पे बेस्ड आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है इस तरह से, गिव रीजन why aqueous solution of sodium carbonate is basic in nature, why aqueous solution of sodium carbonate is alkaline in nature। aqueous solution basic क्यों होता है, ये आपको रीजन पता लग गया होगा। देखो when we add water into sodium carbonate then it gives strong base and weak acid, so due to the formation of strong base aqueous solution is basic in nature। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। एक आपकी रिएक्शन होती है हाइड्रेट, हाइड्रेट रिएक्शन, हाइड्रेट फॉर्मेशन, देखिए वो क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, 6th रिएक्शन, हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एंड हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट रिएक्शंस। हाइड्रेट होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद सोल्ट, combination of water molecules with salt as water of crystallization। तो कैसे कहेंगे हम उसको, कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जो सोल्ट बनेंगे उनको हम कहेंगे हाइड्रेटेड सोल्ट। तो यहां पर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एसोसिएट होता है विद सोल्ट टू फॉर्म हाइड्रेटेड सोल्ट, और हाइड्रोलिसिस में आयंस जो होते हैं वाटर के H+ आयन और OH नेगेटिव आयन ये इंटरेक्ट करते हैं सोल्ट के आयंस के साथ। यहां पर इंटरेक्शन नहीं होती कंप्लीटली, जैसे आपके पास एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड 2H2O, मैग्नीशियम क्लोराइड 2H2O, कॉपर सल्फेट 5H2O, FeSO4 7H2O, Na2CO3 10H2O। तो इन सभी सोल्ट्स में वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है विद सोल्ट बाय सम बॉन्डिंग, मे बी कोऑर्डिनेटेड बॉन्डिंग, मे बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये होता है यहाँ पे, ये जो सोल्ट्स बने इनको कहेंगे हम हाइड्रेटेड सोल्ट्स
वाटर एसोसिएटेड है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ पे वाटर कंप्लीटली इंटरेक्ट करता है विद द सॉल्ट एंड फॉर्म सम न्यू कंपाउंड्स। यहाँ पे सिर्फ कंबाइन होता है, एसोसिएट होता है उसके साथ विद सम नंबर्स, जिसको हम फिर सोल्ट को हम कह देते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट या हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। तो ये आपका डिफरेंस रहेगा हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेट में, तो ये पॉइंट भी आपको करना है। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है? विच प्रोड्यूस्ड लेदर विद सोप सॉल्यूशन इजिली, जो सोप सॉल्यूशन के साथ इजिली फ्रोथ बनाता है वो वाटर होता है सॉफ्ट वाटर। और दोज विच डजंट प्रोड्यूस लेदर विद सोप सॉल्यूशन इजिली, तो उसको हम क्या कहेंगे? हार्ड वाटर। ठीक है, तो ये आपने पढ़ाई हुआ है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। कोज ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस का कोज क्या होता है? कोज ऑफ हार्डनेस है क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। और इसमें आपको ध्यान रखना है हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप, टेम्पोरेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोरेरी हार्डनेस ड्यू टू बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हार्डनेस को टेम्पोरेरी हार्डनेस भी बोलते हैं, और जो क्लोराइड और सल्फेट आयंस की वजह से होती है वो होती है परमानेंट हार्डनेस। देखो टेम्पोरेरी क्यों बोला है? टेम्पोरेरी हार्डनेस इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये जो हार्डनेस है इसके जो आयंस है इजिली रिमूव हो जाते हैं, सिंपल बाय बॉइलिंग यानी बाय सिंपल मेथड, किसी भी सिंपल मेथड को लगा के हम टेम्पोरेरी हार्डनेस में जो आयंस है उनको रिमूव कर सकते हैं। बट इसमें जो आयंस है इनको रिमूव करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला है? परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो अब आपको इसमें सिर्फ इतना ही करना है, कोज ऑफ हार्डनेस ही पता होना चाहिए। इसमें जो आपके बुक में टॉपिक है सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे किया जाता है, ये मेथड जो है आपको नहीं करने। जो न्यू सिलेबस है आपका, न्यू रिवाइज सिलेबस जो है केमिस्ट्री का इन दिस ईयर, उसमें ये जो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर जो टॉपिक है ये आपका डिलीट है, ये आपको नहीं करना। बट आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वो मेथड्स हैं। टेम्पोरेरी हार्डनेस सिंपल बॉइलिंग से भी हो जाती है, तो सिंपल बस आपको इतना ही करना है कि हार्डनेस का कोज क्या है, बाकी जो मेथड है वो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के ये इंक्लूड अब नहीं है। तो नेक्स्ट हम इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट कंपाउंड हैवी वाटर, नेक्स्ट कंपाउंड है हैवी वाटर, D2O, डिस्कवर्ड बाय C. यूरे। ठीक है, जो रिएक्शंस होंगी हैवी वाटर की, जो ऑर्डिनरी वाटर है जिसमें आपका प्रोटियम आइसोटोप है, उससे स्पीड जो होगी सभी रिएक्शंस की वो क्या रहेगी? स्लो स्पीड रहेगी, बिकॉज ऑफ हैवी मास, बिकॉज ऑफ हाई मास देन हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर। देखिए इसका मेथड है प्रोलोंग्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये देखिए क्या है, वाटर, आपको पता है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनता है? H2 एंड O2, H2 एट कैथोड, O2 एट एनोड। Ordinary water contains some traces of heavy water, but H2 प्रोटोन, ठीक है, प्रोटोन की पहले रिएक्शन होगी देन ड्यूटेरियम। प्रोटोन का मास जो होता है, प्रोटोन का साइज ड्यूटेरियम के साइज से स्मॉल है, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, पार्टिसिपेशन जो है प्रोटियम आयन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम आयन। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो प्रोटोन की होगी। तो एज इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू, सारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस में चेंज होता रहेगा? H2 और O2 में, और वॉल्यूम जो होगी उसकी कम होती रहेगी, और जो कंसंट्रेशन होगी हैवी वाटर की वो बढ़ती रहेगी, और कंसंट्रेशन ऑर्डिनरी वाटर की कम हो जाएगी। एज इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू, concentration of heavy water increases as electrolysis further continue till small volume remains। तो क्या हो जाएगा फिर? प्योर D2O सेपरेट आउट, प्योर D2O remains। ऑन एन अप्रोक्सीमेशन ये देखा गया है कि अगर हम 29,000 लीटर वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, और कब तक कराएं? जैसे कि नाम है प्रोलोंग्ड, कि इतनी इलेक्ट्रोलिसिस कराएं कि इसकी वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए,
तो आप देखो कितने लॉन्ग टाइम के लिए करानी पड़ेगी कि 29,000 लीटर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू 1 लीटर, तब हमें मिलता है 99% हैवी वाटर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में सिर्फ सम ट्रेसेस ऑफ हैवी वाटर है, जिससे हम हैवी वाटर को प्रिपेयर कर रहे हैं इस मेथड से, प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक मेथड है ये फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर। अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस लिक्विड होता है, बट इसकी जितनी भी रिएक्शंस होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, तो स्लो स्पीड से होंगी देन ऑर्डिनरी वाटर, बट सेम नेचर शो करेंगी। जैसे अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो प्रोडक्ट बनेगा D2 प्लस O2, डाइड्यूटेरियम एट कैथोड एंड O2 एट एनोड। तो इसकी हर रिएक्शन में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगाएंगे, हाइड्रोक्साइड की जगह ड्यूटेरोक्साइड। जैसे मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद हैवी वाटर, फॉर्म सोडियम ड्यूटेरोक्साइड एंड रिलीज D2। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद हैवी वाटर, फॉर्म एसिड ड्यूटेरियो सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड्स के साथ भी जैसे वाटर रिएक्ट करता है कार्बाइड और नाइट्राइड्स के साथ, सेम हैवी वाटर भी रिएक्ट करता है। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर, फॉर्म कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड एंड एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। देखो अगर यहाँ H हो गए तो ये मॉलिक्यूल होता है एसिटाइलिन, बट यहाँ ड्यूटेरियम है तो ये कंपाउंड है ड्यूटेरियो एसिटाइलिन। ठीक है बेटा, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद हैवी वाटर, फॉर्म कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड एंड ड्यूटेरो एसिटाइलिन। सिम टू वाटर जैसे हाइड्रेट्स बनाता है वाटर, सेम ऐसे ही ये ड्यूटेरेट्स बनाता है। एंड एसोसिएशन विद सम सोल्ट जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5 D2O, सोडियम सल्फेट डॉट 10 D2O। तो इसी तरह से ड्यूटेरेट्स फॉर्मेशन होती है विद हैवी वाटर। तो हैवी वाटर की ये सभी रिएक्शंस आपको करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो इसके 2 मेन यूजेस जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इसका यूज है एज अ मॉडरेटर, ये यूज होता है एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर कहां पे यूज होते हैं? मॉडरेटर यूज होते हैं स्लो डाउन द स्पीड्स ऑफ फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम मॉडरेटर यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस जहां पे बहुत ही हाई स्पीड से रिएक्शंस होती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये यूज होता है एज अ मॉडरेटर, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज है एज अ ट्रेसर कंपाउंड। हैवी वाटर यूज होता है एज अ ट्रेसर कंपाउंड, यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इन अदर कंपाउंड्स to detect the nature of compound, to trace the nature of compound, to study the mechanism of compound is used as a tracer compound। तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। अगर हम H3PO2 ठीक है, ये कंपाउंड है H3PO2, फास्फोरस का कंपाउंड है। अगर हम इसकी शेप देखें तो इसमें एक फास्फोरस डबल बॉन्ड होता है, एक OH बॉन्ड होता है और एक H और H ये होता है। अब इसमें ये जो है ये मोनोबेसिक एसिड है। देखो अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो इसमें कितनी H है? 3। तो फॉर्मूले को देख के आपको ये लगेगा कि ये ट्राई बेसिक एसिड है, बट हम इसको ट्रेस कर सकते हैं यूजिंग ट्रेसर कंपाउंड कि ये मोनोबेसिक एसिड है। इसका हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर हम इसको हैवी वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, हैवी वाटर के साथ ट्रीट कराने से ओनली वन हाइड्रोजन रिप्लेस एज H प्लस आयन, ओनली वन हाइड्रोजन डिसोशिएट एज H प्लस आयन। तो अगर इसके पास 3 हाइड्रोजन है, बट अगर हम इसको हैवी वाटर से ट्रीट कराते हैं और एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय ड्यूटेरियम,
ओनली वन हाइड्रोजन डिसोशिएट एज H प्लस आयन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ओनली वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम। तो इससे प्रूफ होता है कि सिर्फ इन 3 हाइड्रोजन्स में से एक ही हाइड्रोजन है जो एज H प्लस आयन रिमूव हो सकता है। तो इट प्रूव्स दैट दैट कंपाउंड इज अ मोनोबेसिक एसिड, नॉट अ ट्राई बेसिक एसिड, जो कि हमें स्ट्रक्चर इसको फॉर्मूले को देख के नजर आ रहा है कि ये ट्राई बेसिक होगा, हाइड्रोजन 3 है, बट इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इसके पास एक ही H है जो एज H प्लस आयन रिमूव हो सकता है, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है ऑक्सीजन के साथ, तो ये रिमूव हो सकता है एज H प्लस आयन। और ये वाले जो हाइड्रोजन है ये रिमूव नहीं हो सकते। तो ट्रेसर कंपाउंड का यूज करके हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये मोनोबेसिक एसिड है या ट्राइबेसिक एसिड है। तो इससे हमें पता लगा कि H3PO2 इज अ मोनोबेसिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो एज ए ट्रेसर कंपाउंड। बोथ दीज यूजेस ऑफ हेवी वाटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शंस जो हैं ये सारी बहुत अच्छे से करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन। ये आपकी यूनिट जो है ये कंप्लीट हो गई है। आपको ये अच्छे से रिवाइज करनी है और जितने भी टॉपिक आपके इंक्लूड हैं इन दिस ईयर इस यूनिट के, तो वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, जिसमें आपको हमने किया हैवी वाटर, वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। जो मेन टॉपिक इसमें रहेगा हाइड्राइड्स, 3 टाइप्स के हाइड्राइड्स हैं, उनकी डिटेल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और सम सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज विद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। तो इस तरह से ये स्मॉल यूनिट है, काफी आपको अच्छे से करनी है, नोट्स के साथ अच्छे से पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।